हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएनई एकेडमी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियोस लेकर के मैं आऊँ उन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इससे फ़ायदा ले सकें। फ्रेंड्स, साथ ही उन सभी साथियों तक हमारे केएनई एकेडमी चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो साथी CTET जनवरी 2024 को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, जिससे वो भी साथी हमारे केएनई एकेडमी से फ़ायदा ले सके। सही है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज़बान की महारतें। सही है, ज़बान की महारतें, इसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं उसको पहले हम लोग जानते हैं। सही, उर्दू हिंदी मुश्किल अल्फाज को पहले हम लोग जानते हैं, उसके बाद फिर आगे एक एक स्टेप को चलेंगे। तहसीली या अख्ज़ी महारत, जिसे हिंदी में ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं और इंग्लिश में रिसेप्टिव स्किल्स कहते हैं। तामीरी महारत, जिसे हिंदी में अभिव्यंजनात्मक और इंग्लिश में प्रोडक्टिव स्किल्स कहते हैं। सही। तख्लीकी महारत, जिसे हिंदी में रचनात्मक कौशल और इंग्लिश में क्रिएटिव स्किल्स कहते हैं। सही है। अब आगे समझते हैं हम लोग। दुनिया की हर जबान की 4 बुनियादी महारत होती है। दुनिया की हर जबान की 4 बुनियादी महारत होती है। अब वो 4 बुनियादी महारत क्या है हम लोग समझते हैं। नंबर 1, सुनना, सिमात करना, जिसे हिंदी में श्रवण कौशल कहते हैं और इंग्लिश में लिसनिंग कहते हैं। सही। नंबर 2, बोलना, ज़बानी इज़हार, मौखिक कौशल जिसे हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में स्पीकिंग कहते हैं। ठीक है। पढ़ना, ख्वानदगी, जिसे हिंदी में पठन कौशल कहते हैं और इंग्लिश में रीडिंग कहते हैं। ठीक। नंबर 4, लिखना, तहरीर, हिंदी में इसे लेखन कौशल कहते हैं और इंग्लिश में राइटिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, LSRW के नाम से, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सही है। जैसे उर्दू में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और हिंदी में श्रवण कौशल, मौखिक कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। सही है। हम लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे के पार्ट में। तहसीली या अख्ज़ी महारत क्या है? तहसीली या अख्ज़ी महारत उसे कहते हैं जहां हम किसी दूसरे व्यक्ति के ख्यालात को और उसके जज्बात को, या वो जो बनना चाहता है उसका जो एहसासात है, उसको सुनकर या पढ़कर हम समझ जाते हैं, उसे ही तहसीली या अख्ज़ी महारत कहते हैं। यानी एक दूसरे व्यक्ति के ख्यालात को हम सुनकर या पढ़कर समझ पाते हैं, उसे ही तहसीली या अख्ज़ी महारत कहते हैं। सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक दूसरों के ख्यालात को समझने से होता है, इसलिए इन्हें तहसीली या अख्ज़ी महारत कहा जाता है। सही। यानी तहसीली महारत में सुनना और बोलना ये 2 पाया जाता है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब समझते हैं कि तामीरी महारत क्या होता है। जब हम चाहते हैं कि मेरी बात कोई दूसरा आदमी तक पहुंचाना है और मेरे एहसासात जो है उस दूसरा आदमी तक पहुंचाना है और वो मुतासिर भी हो, तो हम उस वक्त क्या करते हैं, या तो हम बोल करके उसको समझाते हैं या उसको क्या करते हैं कि लिख करके समझाते हैं। ठीक है। तो बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक अपनी बात और अपने ख्यालात दूसरों तक पहुंचाने और उन्हें मुतासिर करने से होता है, इसलिए इसे तामीरी महारत और तख्लीकी महारतें कहते हैं। ठीक है। ये चारों जबान की बुनियादी महारतें कौन? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये क्या? ये चारों जबान की बुनियादी महारतें, क्योंकि जबान की आला महारतों के हुसूल के लिए ये महारतें बुनियाद का काम करती हैं। ठीक है। अब समझते हैं हम लोग सुनना, सिमात क्या है। जबान की इक्तिसाब में सबसे पहली और बुनियादी महारत सुनना है और ये जबानी शक्ल में होती है। ठीक है। अब जब बच्चा क्या है कि अपने वालिद साहब की बातों को सुन करके, उनकी बातों को अनुकरण करके फिर वो अपने से बोलता है, तो यही क्या है, एक इब्तिदाई तरीका है ज़बानी सीखने का। ठीक है। ज़बानी शक्ल में ये एक इब्तिदाई तरीका है जो सुनना है। ज़बान की इक्तिसाब में सबसे पहली बुनियादी महारत है। ठीक है।
जबान की आमोजश की इब्तिदाई सुनने से होती है और सुनी हुई बात के माना को हम दो तरह से समझते हैं। सुनी हुई बात के माना को हम कितने तरह से, दो तरह से समझते हैं, लफ्जों की बुनियाद पर, साबिका मालूमात की बुनियाद पर। सही है। अब समझते हैं सिमात की दो सूरतें हैं। क्या है? सिमात की दो सूरतें हैं। नंबर 1 तामुलाती सिमात, नंबर 2 गैर तामुलाती सिमात। अब इसमें हम तामुलाती सिमात के बारे में फिर समझते हैं। तामुलाती सिमात उसे कहते हैं जब दो आदमी या दो व्यक्ति आपस में यह बात हो, या दोनों साइड से, दोनों तरफ से सिमात हो, बात हो, उसे ही तामुलाती सिमात कहते हैं। जैसे कि आमने सामने दो आदमी हैं, वो बात कर रहे हैं, तो उसे तामुलाती सिमात कहेंगे। क्यों? दोनों तरफ से बातचीत हो रही है। दो आदमी टेलीफोन या फोन में बात कर रहे हैं, तो इसका आवाज उस आदमी तक जाता है और उस आदमी का आवाज इस आदमी तक आता है। तो दोनों तरफ से क्या हो रही? बातें हो रही। तो इसे ही तामुलाती सिमात कहेंगे। ठीक है। आमने सामने और टेलीफोन पर जो सिमात होती है उसे तामुलाती सिमात कहा जाता है, यानी जिस सिमात में दोनों तरफ से सिमात होती है। ठीक है। आप समझते हैं कि गैर तामुलाती सिमात क्या है? जब एक तरफ से ही बोला जाए, एक तरफ से ही बात किया जाए, उसे ही गैर तामुलाती सिमात कहते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस समय, जब इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं खुद ही बात कर रहा हूं, आपकी बातों को मैं नहीं सुन पा रहा हूं। ठीक है। तो जब मैं खुद ही आपको डिलीवर कर रहा हूं, तो ये क्या है? गैर तामुलाती सिमात है कि सिर्फ हम ही बोल सकते हैं। तो एक तरफ से ही बातें हो रही है, तो इसे ही गैर तामुलाती सिमात कहते हैं। रेडियो, टीवी और लेक्चर के दौरान सिमात की गैर तामुलाती सिमात कहते हैं। दौरान सिमात को गैर तामुलाती सिमात कहा जाता है, यानी जिस सिमात में सिर्फ एक तरफ से सिमात हो रही हो। ठीक है। बेहतर सिमात के लिए तवज्जो का मरकूज होना, गुफ्तगू का दिलचस्प होना, आवाज में मुनासिब उतार चढ़ाव होना, बोलने की मुनासिब रफ्तार और माहौल का पुरसुकून होना लाजमी है। बेहतर सिमात अगर आप चाहते हैं तो आपका आकर्षण होना बहुत जरूरी है, अट्रैक्ट होना आपको जरूरी है, एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। तवज्जो का मरकूज होना, आकर्षित होकर आपको समझना बहुत जरूरी है। जब आप आकर्षित हो जाए, एक्टिव होकर के समझते हैं, लेकिन उस जगह आप इस चीज को पाते हैं, इस बात को पाते हैं कि गुफ्तगू जो लेक्चर देने वाला व्यक्ति है, जो लेक्चर देने वाला इंसान है, उसके लहजे में उस मिठास नहीं है उस तरह का जो हमें एक्टिव करे, आकर्षित करे। तो गुफ्तगू का दिलचस्प होना भी बहुत जरूरी है। तो इसे ही बेहतर समाअत कहते हैं। ठीक है। बेहतर समाअत के लिए तवज्जो का मरकूज होना, गुफ्तगू का दिलचस्प होना, आवाज में मुनासिब उतार चढ़ाव होना, बोलने की मुनासिब रफ्तार और माहौल का पुरसुकून होना लाजमी है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग आवाजों को पहचानने की सलाहियत और आवाजों में फर्क करने की सलाहियत। ठीक है। बातचीत की नौइयत पहचानना, सुनी गई बात से मफहूम अखज करना, जो सुनते हैं उस बात से मफहूम अखज करना। ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग बोलना यानी जबानी इजहार। सही। दूसरी अहम बुनियादी महारतें जबानी शक्ल में होती है, इसलिए इसे तख्लीकी महारत भी कहा जाता है। सुनने का रद्द अमल बोलने की सूरत में आता है और ये दोनों अमल फितरी है। सुनना और बोलना ये जो है आपका ऑटोमेटिक है, ये कोई डालता नहीं है। सुनने और बोलने का जो अमल है वो ऑटोमेटिक है, अपने आप है। अपने आप इंसान सुनता है और बोलता है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी उसके ऊपर कोई मेमोरी फिक्स कर देता है तो वो बोलता है या सुनता है। ठीक है। एक आदमी तभी बोलता है, ये जो फितरी अमल है, अंदरूनी मतलब ऑटोमेटिक जो आता है, अपने आप जो आता है सुनने और बोलने का क्षमता, इसे हम लोग रद्द अमल यानी ये दोनों अमल फितरी अमल है। ठीक है। बोलना जबानी इजहार हम समझ गए कि दूसरी अहम बुनियादी महारत ये जबानी शक्ल में होती है, इसलिए इसे तख्लीकी महारत भी कहा जाता है। सुनने का रद्द अमल बोलने की सूरत में आता है और ये दोनों अमल फितरी है। ठीक है। मुताला, पढ़ना, मुताला या ख्वानदगी। ठीक है। जबान की चार महारतों में से तीसरी अहम बुनियादी महारत पढ़ना है और हसूल इल्म का अहम जरिया है। पढ़ने के जरिया ही लिखी हुई अलामत को पहचानते हैं और इस माना को अखज करते हैं। क्या समझे हम इस चीज को? पढ़ना जो है जबान की चार बुनियादी महारतों में से एक बुनियादी महारत है। ठीक है। जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप किसी भी चीज या शब्द को, जो भी शब्द लिखा हो, उस शब्द या उस वर्ड या उस लफ्ज या अल्फाज को आप समझ नहीं पाएंगे।
जैसे इसमें लिखा हुआ आम, तो आम को वही व्यक्ति समझ पाएगा जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो। जो पढ़ा ना हो तो वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। और ये पढ़ने का जो आम जरिया है वो मुताला है। जैसे आम है तो आम एक इल्म, एक जरिया है कि इल्म, मेरे इल्म में आया आम लिखा हुआ है। तो जो मेरे इल्म में आया तो वो किसके जरिए आया? वो मुताला के जरिए आया, पढ़ने के जरिए आया। जब पढ़ने के जरिए आता है तो इसे ही हुसूल इल्म का जरिया कहते हैं, यानी पढ़ने के जरिए ही लिखी हुई अलामत को पहचानते हैं और उसके माना इसके जरिए। अब ये लिखी हुई जो बात है, ये जो आम लिखा हुआ है, जब हम पढ़ना जानते हैं कि ये आम है, ये मेरे इल्म में आ गया है कि हम पढ़ना जानते हैं आम है। जब हम आम पढ़ लिए तो अब क्या कर सकते हैं हम इसको, कि इसके माना को भी हम समझते हैं कि वो आम है, आम मीठा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पढ़ने की 3 अलामत। छपी हुई अलामत को पहचानना, आवाज़ पैदा करना, ख्यालात को समझना। ठीक है, अब समझते हैं। सुनना और बोलना इब्तिदाई महारत कहलाती है। सुनना और बोलना क्या कहलाता है? इब्तिदाई महारत कहलाता है, क्योंकि पहले आदमी सुनता है फिर बोलता है। ठीक है, बोलना और लिखना जो है तकवीदी महारत कहलाता है। बोलना और लिखना जो है वो तकवीदी महारतें कहलाती है। ठीक है, आप समझते हैं लिखना क्या है, तहरीरी क्या है। जबान की 4 बुनियादी महारतों में से आखिरी महारत है लिखना। ठीक है, मखसूस आवाज़ को तहरीरी शक्ल देने का नाम लिखना है। लिखना तहरीरी शक्ल होती है, लिखना भी एक तख्लीकी महारत कहलाता है। समझ में? लिखना, जब कोई व्यक्ति अपनी एहसासात, अपनी बात और अपने जज्बात को बोल नहीं पाता है, जब वो बोल नहीं पाता है तो वो क्या करता है कि उन सब को लिख करके बताता है कि इस तरह से है। अपनी एहसासात को लिख करके बताता है कि मेरी एहसासात ये है। वो अपनी जो बात बोलना चाहता है, बताना चाहता है कि ये बात ऐसा है, इस तरह से है, तो वो क्या करता है, वो बोल नहीं पाता है तो लिख करके बताता है। तो लिखना भी एक तकनीकी महारत है, ये भी बहुत अहम है। जब तक अगर आदमी बोल ना पाए तो अगर लिख ना पाए तो उसका बहुत ही अहम काम हो जाता है। ठीक है, तो जबान की 4 बुनियादी महारतों में से आखिरी महारत लिखना है। मखसूस आवाज़ों को तहरीरी शक्ल देने का नाम लिखना है। ठीक है, अब समझते हैं लिखना सिखाने का तरीका क्या है। यजदी तरीका, हुरूफ तहजी का तरीका। यजदी तरीका या हुरूफ तहजी का तरीका, सही है। ये लिखना सिखाने का एक रवायती और कदीम तरीका। लिखने का जो सिखाने का जो तरीका है ये रवायती और कदीम तरीका है। कौन? यजदी तरीका और हुरूफ तहजी तरीका। ठीक है, इस तरीका में पहले बच्चों को हरूफ लिखना फिर हरूफ मिलाकर लिखना सिखाया जाता है। सही है, यानी बच्चे को पहले ए लिखना सिखाया जाता है, बी लिखाना सिखाया जाता है, उसके बाद बच्चा को लिखा जाता है एप्पल, APPLE। ठीक है, यानी उसके बाद उसको वर्ड दिया जाता है, यानी पहले ABCDEF इस तरह से उसको लिखना सिखाया जाता है। उसके बाद फिर उसको वर्ड बाय वर्ड दिया जाता है, फिर उसको एक लाइन दिया जाता है लिखने के लिए। सही है, ये जो सबसे अहम और बहुत बढ़िया तरीका है लिखना सिखाने का तरीका। मॉन्टेसरी तरीका। मॉन्टेसरी का तरीका में क्या होता है कि बच्चा जो है टच करके सीखता है लिखना। जो बच्चा क्या करता है, टच करके लिखना सीखता है। ठीक है, इस तरीका में लकड़ी का गत्ता के हरूफ को काट लिए जाते हैं, बच्चे इन पर उंगली फेर उसकी शाफ्ट सीख जाते हैं। यानी मॉन्टेसरी तरीका में क्या है कि एक, यानी बी जो वर्ड है, इस वर्ड को हम लकड़ी में काट लेते हैं। जब बी वर्ड को लकड़ी में काट लेते हैं, लकड़ी में बी वर्ड का शेप बना लेते हैं, तो बच्चा क्या, उस शेप को, उस बी को, उस लकड़ी के गत्ते को बच्चा टच करता है। जब उसमें उंगली को टच करता है तो वो समझ जाता है कि ये बी लिखा हुआ है, तो वो लिखना सीख जाता है बी। ठीक है, तो इसी को ही मॉन्टेसरी का तरीका कहते हैं। अब समझते हैं आगे हम लोग पस्तालोजी का तरीका। इस तरीका में लिखने की शुरुआत लाइनें खींच करवाई जाती है। ठीक है, यानी पस्तालोजी का तरीका का ये है कि पस्तालोजी तरीका में सबसे पहले बच्चे की शुरुआत जो है लाइनें खिंचवा कर करवाई जाती है। यानी बच्चे के अंदर पहले लाइन खिंचवाया जाता है, यानी बच्चा जो कॉपी के अंदर एक कॉपी लेता है उसमें पहले वो इस तरह से लाइन खींचता है। सबसे पहला दिन उसका यही काम होता है कि इस तरह से वो मतलब जो सो ऐसे 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 वो लिखते रहता है। उसको बताया जाता है कि तुम जो भी तुम्हारे मन में आए तुम लिखो। उसको सिर्फ लिखने के बारे में बताया जाता है। ठीक है, अब उसको ये नहीं बताया कि तुम बी लिखो, ए लिखो, सी लिखो, ये नहीं। उसको बताया कि तुम कॉपी में जो भी लिखना चाहते हो लिखो। तो वो एक लाइन खींचना शुरू करता है। अब वो लाइन वो जो बनते हैं। ठीक है, लाइनें खींच करवाई जाती है। हरूफ लिखने से पहले तलबा को दायरे, नीम दायरे, सीधी खत और फिर हरूफ का जोड़ना सिखाया जाता है। यानी पहले उसको जब इन
लाइन में उसको समझ में आ जाता है तो फिर उसको दिया जाता है ए, फिर दिया जाता है बी, फिर दिया जाता है सी, फिर दिया जाता है डी। जब ये सब सीख जाता है तो फिर उसको वर्ड दिया जाता है एक बड़ा, फिर उसके बाद उसको एक लाइन दिया जाता है। तो इस तरह से पस्तोलॉजी का तरीका है। मुताला का मुंदरजा झेल किस्में, मुताला के जो है मुंदरजा झेल किस्में उसको समझते हैं हम। सरसरी मुताला, स्कैनिंग मुताला, अमीर और वसी मुताला, बुलंद खानी और खामोश मुताला। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं एक नंबर 1 सरसरी मुताला। किसी भी इक्तिबास के पूरे मरकजी ख्याल को सरसरी तौर पर जानना ही सरसरी मुताला कहलाता है। यानी जैसे हम जबान की महारतें हैं, इसको हम लोग सरसरी तौर पर, इसकी जो इक्तिबास मरकजी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ पढ़ना है, उस चीज़ को हम लोग सरसरी तौर पर जान गए तो इसे ही सरसरी यानी मरकजी ख्याल को, यानी इसके अंदर जैसे हम लोग सरसरी तौर पर सरसरी मुताला, स्कैनिंग मुताला, अमीक मुताला, तो मोटे मोटे पॉइंट को जान गए तो इसे ही हम लोग कहते हैं सरसरी मुताला। ठीक है, अब समझते हैं कि स्कैनिंग मुताला क्या है। किसी इक्तिबास के किसी खास मालूमात की खोज के मकसद से जो सरसरी मुताला किया जाता है उसे स्कैनिंग मुताला कहा जाता है। सही है? इस मुताला में कोई नाम, तारीख, निशान, फकरा या फार्मूला को तलाश किया जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आप मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें आपने ज्योमेट्री पढ़े। ठीक है, जब आप ज्योमेट्री चैप्टर को पढ़े हैं तो ज्योमेट्री चैप्टर के अंदर आपने एक फार्मूला देखा। ठीक है, जब आपने ज्योमेट्री चैप्टर के अंदर एक फार्मूला देखे हैं आपने, तो उस फार्मूला को आपको जरूरत पड़ गई और आपको याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले किताब लेंगे और किताब लेकर के इक्तिबास यानी ज्योमेट्री चैप्टर को उठाएंगे, निकालेंगे। ठीक, जब आप ज्योमेट्री चैप्टर को निकालेंगे तो आपका मकसद जो है, खोजने का जो मेन मकसद है वो है फार्मूला। क्या फार्मूला, जब आप इस एक चीज को समझ गए, ये खास होगी आपके लिए, फार्मूला जो है खास है, मकसद है। ठीक है, तो वही कहा गया किसी इक्तिबास से किसी खास मालूमात यानी खास जो है फार्मूला आपको हो गया कि खोज के मकसद से जो सरसरी मुताला किया जाता है, यानी खास जो है आपका फार्मूला हो गया और उस खोज जो कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, फार्मूला के मकसद से कर रहे हैं कि फार्मूला आपको निकालना है, तो इसे स्कैनिंग मुताला कहते हैं। ठीक है, अमीर और वसी मुताला क्या है, इसका ताल्लुक आमतौर पर मतन के बारीकी, तरकीब और तफहीम से है, यानी इबारत के हर एक पहलू पर गौर किया जाता है। जब आप किसी इबारत को पढ़ते हैं तो उस इबारत के हर एक पहलू पर गौर किया जाता है, उसे ही अमीर और वसी मुताला कहते हैं। यानी जब आप कुरान पढ़ना शुरू करते हैं तो कुरान पढ़ा कहाँ से शुरू करते हैं, आप अम्मा पाड़ा से पढ़ना शुरू करते हैं। सही, तो अम्मा पाड़ा को क्या करते हैं, पहले आप मतन करते हैं, यानी एक एक लफ्ज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक लफ्ज़ को जोड़ करके जब पढ़ते हैं उसके बाद फिर आप फिर उसको क्या करते हैं कि एक तरह से फराटेदार से पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब आपको मतन पढ़ना आ जाता है तो फिर आप फराटेदार पढ़ना शुरू करते हैं। कुरान का पढ़ने का तरीका यही। ठीक है, इसे ही हम लोग अमीर और वसी मुताला कहते हैं। ठीक है, बुलंद ख्वानी और खामोश मुताला क्या है। बुलंद ख्वानी का मुताला का ताल्लुक इब्तिदाई जमात के बच्चों से है, इसके जरिए तलफ़्फ़ुज़ और माना का पता चलता है। ठीक है, और खामोश मुताला में बगैर किसी आवाज़ के सिर्फ नज़रों से पढ़ाया जाता है। इस मुताला का मकसद इबारत को समझने और लुत्फ़ अंदोज़ होना। ठीक है, बुलंद ख्वानी और खामोश मुताला का मेन मकसद जो है आपका, वह लुत्फ़ अंदोज़ होकर के इबारत को समझना। ठीक है, यानी बुलंद ख्वानी मुताला का ताल्लुक इब्तिदाई जमात के बच्चे हैं उससे है, इसके जरिए तलफ़्फ़ुज़ और माना का पता चलता है। और खामोश मुताला में बगैर किसी आवाज़ के सिर्फ नज़रों यानी नज़र दौड़ाकर पढ़ा जाता है। ठीक है, इस मुताला का जो मेन मकसद होता है इबारत को समझना और लुत्फ़ अंदोज़ होना, यानी नंबर 1 तलफ़्फ़ुज़ और माना को निकालना है वहाँ से, इबारत को खामोशी से पढ़ करके, और क्या है कि लुत्फ़ अंदोज़ होकर के हम इबारत को समझते हैं और इससे क्या होता है कि हमें इबारत समझ में आ जाती है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आज ज़बान की महारत चैप्टर को कंप्लीट किए हैं। इसी तरह से आने वाले वीडियोस में हम लोग जो उर्दू के जो पेडागोजी के टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे और हम लोग प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आएंगे और प्रैक्टिस सेट भी करेंगे इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने के बाद। सही है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दीजिएगा, जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का सबब बने। और उन सभी साथियों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो साथी CTET के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे लिए एक फ़ायदेमंद हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया।